जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना या भूवैज्ञानिक संरचना कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, कौन किस किस प्रकार की संरचना है, वो हमने पढ़ लिया था। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हमारा अगला कॉन्सेप्ट बनता है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब देखो, भौतिक विभाजन को कई नामों से जाना जाता है। जैसे आप इसी भौतिक विभाजन को कहीं कहीं देखोगे, इसको हम बोलते हैं भू आकृतिक। क्या बोलते हैं इसको? भू आकृतिक विभाजन भी बोलते हैं इसको। कहीं की बुकों में लिखा है भू आकृतिकी विभाजन। तो भू आकृतिकी भी अगर आपसे पूछे, ये सब ऊपर की बात चल रही है, आकार की बात चल रही है, ये भू आकृतिकी। अब देखो, कहीं कहीं लिखा है विभाजन। इसी विभाजन की जगह कहीं कहीं पे लिखा है देखो विभाग। सब एक ही बात है, ये विभाग। कहीं कहीं लिखा है प्रदेश, रहेगी बात। और कहीं लिखा है संरचना। तो कुछ भी पूछे आपको टेंशन नहीं लेना है। और कहीं कहीं हो सकता है आपसे बोल दे प्राकृतिक संरचना। सब एक ही बात है ये। इसलिए आपको इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे सिर्फ पूछ रहा है ऊपर की बात, मतलब भू आकृति जो ऊपर हमें दिख रहा है। मध्य प्रदेश को अगर आप ऊपर जाके देखोगे ना, तो आपको सब दिखेगा। पठार दिखेगा, पर्वत दिखेंगे, पर्वत श्रेणियाँ दिखेगी आपको, नदी घाटी दिखेगी, सारी चीज़ें आपको ऊपर जाके देखने मिलेंगी। अभी तो हम धरती पे, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है। क्योंकि मालवा के पठार में हम रहते हैं, तो हमें तो पठार पे ही, हमें तो कोई दिखेगा नहीं। किंतु ऊपर से देखोगे तो आपको सारी चीज़ दिखेगी। तो कुछ भी पूछे हमसे, वो भू आकृति प्रदेश पूछे, भू आकृति विभाग पूछे, विभाजन पूछे, संरचना पूछे, कुछ भी पूछे, सारों का आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश को भौतिक दृष्टि से तीन भागों में विभाजित करें। एक है मध्य उच्च प्रदेश। क्यों है उच्च? देखो, उच्च मतलब पठार वाला क्षेत्र, इसलिए उच्च बोला। और भारत के बीचों बीच में, इसलिए बोलते हैं मध्य। मध्य में ऊंचा, तो मध्य उच्च प्रदेश। ये सबसे पहला विभाजन है हमारा, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, देखो पहला विभाजन क्या है हमारा, मध्य उच्च प्रदेश। फिर दूसरा विभाजन क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। कहीं कहीं देखो सिर्फ लिखा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कहीं कहीं लिखा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। जो हमें उचित लगे वो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक पे यहाँ पे डैश लगा लीजिए आप, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बीच में। फिर देखो यहाँ पे पूर्वी पठार। अब जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसी मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, मध्य भारत का पठार। देखो, मध्य उच्च प्रदेश अलग है, मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है मध्य भारत का पठार। फिर है बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये बीच में आप ये सकल। अब देखो, कहीं कहीं लिखा है सिर्फ नर्मदा घाटी, कहीं कहीं लिखा है नर्मदा सोन घाटी। आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पश्चिमी भाग इसका राजपीपला कहलाता है, मध्य भाग इसका महादेव कहलाता है, पूर्वी भाग इसका मेकाल कहलाता है, और पूर्वी पठार को हम बोलते हैं बघेलखंड। तो देखो, सबसे पहले हम इसका मैप देखेंगे, क्योंकि मैप ही हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। बिना मैप के हम कुछ भी समझ नहीं सकते। तो देखो, ये मैप है, और इसी मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। अब देखो, ये मैप दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश का भू आकृतिक प्रदेश। देखो, ये मैप है, और मैंने बताया था आपको ये वाला जो बार्ट है, ये वाला जो भाग दे रहा है, ये है मध्य उच्च प्रदेश। इसी मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, देखो मध्य भारत का पठार दिख रहा है आपको। मध्य भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक है? देखो, इस मध्य भारत के पठार में एक तो ये भाग जो है थोड़ा सा, ये बुंदेलखंड के पठार में आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसी मध्य भारत के पठार में देखो, नीमच वाला मध्य प्रदेश का ये जो नीमच वाला क्षेत्र है, इसी मध्य भारत के पठार में। देखो, वैसे ये पूरा ऐसे भाग बनेगा, पूरा ऐसे। देखो, मैं आपको पेन से बता देता हूँ, ये यहाँ से, ये इधर नीचे भी ले सकते हो आप, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये पूरा मध्य भारत का पठार है। चूंकि ये राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा, इसलिए सिर्फ हम मध्य प्रदेश वाला भाग दिखा रहे हैं इसका। आई बस समझ में। फिर हमने पढ़ा था, देखो बुंदेलखंड का पठार। तो देखो, इसी मध्य भारत के पठार से लगा, देखो बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार ये पूरा है। देखो, यहाँ से देखोगे ना आप, इस टाइप से ये पूरा दिखेगा आपको। ये यूपी वाला भी क्षेत्र आ जाएगा इसके अंदर, ये नीचे वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, इस टाइप से दिखेगा। ये है बुंदेलखंड का पठार। चूँकि हमें सिर्फ मध्य प्रदेश का बताना है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश वाले जो भाग है वो आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, यूपी में आ जाएगा। देखो देखो, यूपी के ही देखो कुछ भाग, देखो कहाँ पे आ गए, देखो मध्य प्रदेश। देखो ऊपर देखोगे तो मध्य प्रदेश यहाँ पे, यूपी देखोगे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखा जाए तो अगर एक तरीके से देखो आप, तो देखो ये इतना ऊपर देखो मध्य प्रदेश मारा, और इतना नीचे देखो ये मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा। देखो, भोपाल से लगा लगा ये थोड़ी सी दूरी है, किंतु किस में आता है, देखो यूपी लखनऊ में आता है। दिखेगा आपको, समझ में आ गई बात। फिर देखो, इसी बुंदेलखंड के पठार से लगा हुआ है, देखो रीवा पन्ना का पठार। ये दिख रहा है, येलो कलर में दिख रहा है आपको, इस पीले कलर में दिख रहा है, ये है रीवा पन्ना का पठार।
फिर देखो ये मालवा का पठार, हमारे लिए मालवा का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये नर्मदा सोन घाटी, देखो ये नर्मदा सोन घाटी यहाँ पे बना रखी, ये मध्य उच्च प्रदेश के भाग थे। फिर हमने पढ़ा था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, ये रही देखो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी दिख रही है आपको, ये दक्षिण में सतपुड़ा, इसी सतपुड़ा का ये पश्चिमी भाग है, देखो दिख रहा है पश्चिमी भाग। तो ये गुजरात में भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, तो गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश का यह बुरहानपुर दर्रा, ये कहाँ पे आता है, बुरहानपुर में आता है, बुरहानपुर दर्रा यहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम राजपीपला की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं इसको, राजपीपला। मैं आपको बताऊंगा अभी प्रीलिम्स में, जब हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा मैप बता दूंगा उसका कि हम किसको क्या बोलते हैं। देखो पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, राजपीपला। अब देखो इसी बुरहानपुर दर्रे से मध्य प्रदेश की यहाँ पे जब जाओगे ना आप, तो यही सिवनी, मध्य प्रदेश का सिवनी, आप मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप देखिए अपने मोबाइल में, तो इसी भाग को बोलते हैं हम महादेव श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, महादेव श्रेणी। और ये पूर्वी भाग दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मेकाल श्रेणी, देखो यहाँ पे लिखा है मेकाल पर्वत, तो इसी सतपुड़ा की ये भाग है। इसी सतपुड़ा, ये जो राजपीपला है, अब देखो यहाँ पे देखोगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश में, ये जो महादेव श्रेणी ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और ये जो मेकाल श्रेणी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसी राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखोगे तो आएगी चूलगिरी, ये बड़वानी में यहाँ पे दिखेगी आपको चूलगिरी। फिर इसी महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, देखो यहाँ पे लिखा, देखो दिख रहा है एक छोटा एक आपको पहाड़ी दिखा रखी है धूपगढ़, और इसी के ब्रैकेट में लिखा 1350। सुनो, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ना केवल सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बल्कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो आप जितने भी एग्जाम देखोगे ना, MPSI, पटवारी, व्यापम, मध्य प्रदेश भी देखोगे, मध्य प्रदेश के MPPSC जो एग्जाम होती है उसमें भी ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़। कितनी ऊंचाई है, तो 1350। और कहाँ पर है, तो महादेव श्रेणी। ये जरूर याद करना, किसके अंदर आती थी, सतपुड़ा के अंतर्गत ही आती है। MPPSC में यहाँ से एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये है मेकाल श्रेणी। देखो अब इसे अगर आपसे ये पूछ ले मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो देखो मेकाल पर्वत श्रेणी देखो छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में है। अगर वो पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अमरकंटक है, ठीक है। किंतु अगर पूछे मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है बदरगढ़। ये आपको याद रखना, बदरगढ़। ये जो बदरगढ़ है ये पड़ती है छत्तीसगढ़ में, ये सबसे ऊंची चोटी, किंतु ये छत्तीसगढ़ में, हमें तो मध्य प्रदेश वाली बताना, तो वो क्या है, अमरकंटक। इसी अमरकंटक से आपको पता है यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, यहीं से निकलती सोन नदी, और यहीं से निकलती जोहिला नदी, याद रहेगा। फिर ये देखो बघेलखंड का पठार, ये दिख रहा है आपको, ये रिवा पन्ना, सारे सारे बता दिए। अब देखो ये मध्य प्रदेश का विभाजन करा था, किंतु हमने कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी बीचों बीच में देखो दिख रहा है, तो देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भी 3 भाग है, देखो एक भाग तो ये रहा, फिर एक भाग ये रहा, और एक भाग ये रहा। इसी भाग को जो मालवा के पठार में, इसी भाग को बोलते हैं विंध्याचल, और इसी का भाग है देखो भांडेर श्रेणी। देखो कहाँ पे दे रखा है भांडेर श्रेणी, देखो बुंदेलखंड के पठार में दिख रही है आपको भांडेर श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, क्योंकि बिना मैप के पढ़ते हैं वो, तो बिना मैप के आप कितना याद रख पाओगे बताओ मुझे। तो देखो अगर मैप में देख लोगे ना आप, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा कि रीवा पन्ना का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, इसके बीच में भांडेर श्रेणी, और इसी रीवा पन्ना के पठार में देखो कैमूर पर्वत श्रेणी, ये सब विंध्याचल के भाग है। रहेगी बात, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, अब ऊपर देखोगे ना तो और आगे ही इधर राजस्थान, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैली हुई। कि बिहार में इसको कैमूर हिल बोलते हैं, और झारखंड में इसको बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ। इसी विंध्याचल के भाग है ये। और सुनो, ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, ये क्या करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। क्यों अलग करती है, क्योंकि यहीं पे देखो गंगा नदी तंत्र उत्तर वाले भारत में। अगर यह मान लो विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं होती, देखो गंगा नदी सीधी नीचे बह के आ जाती कि नहीं आ जाती। किंतु ये क्या कर रहा है, गंगा अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र को क्या कर रहा है, अलग, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या कर रहा है, विभाजन का कार्य कर रहा है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जल विभाजन का कार्य कौन करता है, तो ये विंध्याचल कर रहा है, ना कि सतपुड़ा। और देखो इसी सतपुड़ा के बीच में देखो नर्मदा घाटी, और इसी सतपुड़ा के जस्ट नीचे है, यहाँ पे देखोगे ना आप तो ताप्ती नदी दिखेगी आपको, ये ताप्ती नदी। तो देखो बीचों बीच में है सतपुड़ा, इधर भी उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी, बीच में कौन है, सतपुड़ा। तो इस प्रकार की जब भी आकृति हमें मिलती है, देखो नर्मदा नदी उल्टी बह रही है, बहना इसको किधर था, पूर्व की तरफ, पर पश्चिम की तरफ बह रही है। क्यों बह रही है, क्योंकि बह रही है भ्रंश घाटी में। जब हम पढ़ेंगे भ्रंश घाटी क्या होती है, तब आपको पता चल जाएगा भ्रंश घाटी क्या होती है। तो देखो भ्रंश घाटी में भेज रही है, इधर भी नीचे भी भ्रंश घाटी, ताप्ती नदी। कभी कभी तो MP एग्जामों में यही पूछ लेता है कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो देखो एक तो नर्मदा नदी बह रही है, ताप्ती नदी बह रही है, और एक मध्य प्रदेश की एक और नदी आएगी यहाँ पे माही नदी, ये भी पश्चिम की तरफ बहती है। तो देखो यही 2-4 क्वेश्चन तो आपको प्रीलिम्स में ऐसे ही बन जाएंगे, देखोगे आप अच्छे से। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये कैसी पर्वत श्रेणी हो, ये एक ब्लॉक पर्वत हो, देखो दोनों से ब्लॉक हो गई कि नहीं हो गई, उधर भी घाटी इधर भी घाटी, बीच में क्या हो गया, ब्लॉक, इसीलिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक पर्वत।
आई बस समझ में आपको। मोड़दार पर्वत नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक पर्वत। मोड़दार पर्वत अलग होता है, ब्लॉक पर्वत अलग होता है। देखो इसी मैप को दिखाने के लिए मैंने एक और मैप बनाया है आपके लिए, ये नीचे यही है, ऊपर वाला मैप ही है, पर इसको अच्छे से देखोगे तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने मैप ज़्यादा मैप इसीलिए लिए हैं क्योंकि बहुत अलग अलग बुकों में सब प्रकार के मैप दे रखे हैं, तो हम सारे मैप को एक साथ पढ़ लें ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो बाकी सब चीज़ तो सेम है, बस आपको इतना ऐसा याद रखना है, जो मालवा का पठार, इसी मालवा के पठार में आएगी। देखो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्या है, मध्य उच्च प्रदेश। उसी मध्य उच्च प्रदेश में देखो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन है, तो मालवा का पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो उसमें क्या आएगा, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 28%, सबसे ज़्यादा परसेंट है। कहीं कहीं लिखा है 28.6%, ठीक है, हम लिखेंगे 28%। तो और इसकी मालवा के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी देखोगे तो आपको दिखेगी सिगार, ये भी देखो सिगार। और इसी के नीचे देखो जाना पाव पहाड़ियाँ। जाना पाव पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से निकलती है, आपने सुना होगा चंबल नदी। जाना पाव पहाड़ी पे ही एक वांगचू पॉइंट, एक बिंदु है, यहीं से निकलती चंबल नदी। और इसी के पास में देखो काकड़ा बर्डी, यहीं से निकलती शिप्रा नदी। धजारी, ये क्या है, सब ऊंची चोटी। देखो यहाँ पे लिखा है मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सिगार। रहेगी बात आपको याद। फिर कौन है, देखो ये बीच में देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर्वत की तरह बना भी रखा है ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ये भांडेर श्रेणी। अब इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखो सद्भावना चोटी। देखो ये रीवा पन्ना के पठार में दिख रही है और इसी विंध्याचल पे दिख रही है, और यहाँ पे देखोगे तो दमोह में दिखेगी। इसकी ऊंचाई अगर आप सबको पूछ ले तो 752 मीटर है। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सद्भावना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। फिर देखो आगे इधर आओगे ना तो आपको और पर्वत दिखेंगे, ये कैमूर पर्वत श्रेणी के अंदर ही आपको दिखेगा। देखो त्रिकुट पर्वत दिखेगा आपको, गिद्धराज पर्वत दिखेगा, ये पर्वत है अलग अलग। फिर देखो नीचे आ जाएगी नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी कितने परसेंट है, मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 26% है। कितने परसेंट है, 26%। तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। फिर देखो जस्ट इसके नीचे आओगे तो देखो सतपुड़ा मेकाल प्रदेश आ जाएगा। तो सतपुड़ा मेकाल प्रदेश ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। कितने परसेंट है, 11%। तो देखो तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा। फिर इससे बड़ा अगर आप देखोगे तो देखो आपको इधर दिखेगा मध्य भारत का पठार, ये कितने परसेंट है, तो 10.67 है। तो लगभग 7% मान लें हम, 10.7%। फिर इसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार है 7.7%। और इसी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, ये यहाँ पे, ये 1172 मीटर। ये ऊंचाई भी जरूर याद करना है आपको, कितने मीटर है, 1172 मीटर। सिद्ध बाबा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा। और कहाँ पे पड़ती है, देखो यहाँ पे दमोह है। फिर इसके नीचे आएगा रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल है 10.36%। और सबसे छोटा जो पठार है मध्य प्रदेश का वो कौन है, बघेलखंड का पठार। ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन है, बघेलखंड का पठार। ये आएगा सिर्फ 7%। याद रहेगी बात आपको याद। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इसी मेकाल श्रेणी में देखो बता रखा है। देखो मेकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई भी देखोगे तो 1164 मीटर। कहीं कहीं पे 1165 मीटर दे रखा है, कहीं कहीं पे 1164 मीटर भी दे रखा है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है आपको सारी चीज़ें। आपने अगर ये भौतिक प्रदेश पढ़ लिया तो एमपीपीएससी के 2-4 प्रश्न है। तो एमपीपीएससी जैसे प्रीलिम्स हुआ या छोटी मोटी एग्जाम जैसे पटवारी हुआ, एमपीएसआई हुआ, कांस्टेबल की एग्जाम हुई, ये इस प्रकार की जब एग्जाम होती है ना तो इस प्रकार के प्रश्न ही पूछता है मध्य प्रदेश के भौतिक। ये मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल की जान है, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर बनेगा। तो इस मैप को आप बार बार देखिए, उस मैप में जितनी भी चीज़ें लिखी है उनको अच्छे से विजुअलाइज करिए, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखो एक मैप मैंने वो नीचे दे रखा है आपके लिए। देखो ये मैप दे रखा है, ये मैप क्यों दे रखा है, देखो ताकि इसमें आप देख रखो। देखो ये मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार का देखो क्षेत्रफल दे रखा है कितने परसेंट है, 28%। और क्षेत्रफल भी दे रखा है 8822 वर्ग किलोमीटर। और सर्वोच्च चोटी देखो सिगार। इसी प्रकार से देखो नर्मदा सोन घाटी देखोगे, देखो कितने परसेंट है, देखो 26% है। और क्षेत्रफल देखोगे 86,000 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में देखोगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 34,000 वर्ग किलोमीटर। और परसेंट देखो 11। हमारे लिए परसेंट इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका वर्ग किलोमीटर बताओ। अगर पूछ भी लेगा तो हम बता सकते हैं सिंपल सिंपल वाला, कठिन वाला नहीं पता। पर प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। फिर कौन आएगा, देखो मध्य भारत का पठार। देखो ये कितने परसेंट है, 10.68। हमने लगभग 10.7% मान लिया था इसको। ये क्षेत्रफल आपको याद नहीं करना है आप, क्योंकि ये याद करना मुश्किल है। फिर देखो इधर देखोगे आप तो बुंदेलखंड का पठार, ये कितना परसेंट, देखो 7.7%। कितना सिंपल है। फिर आएगा देखो रीवा पन्ना का पठार। इसी रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगारी प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि देखो आपको यही पता है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे भांडे श्रेणी है और यहाँ पे क्या है, कैमूर श्रेणी। तो उसकी कगार पे ही बसा हुआ है रीवा पन्ना का पठार, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रीवा पन्ना का पठार। तो रहेगी बात, इसी का नाम क्या है, एक और विंध्य कगारी प्रदेश। और ये जो मध्य भारत का पठार, इसी को बोलते हैं चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहते हैं। फिर देखो ये दिख रहा है आपको बघेलखंड का पठार।
तो बघेलखंड का पठार कितने परसेंट है? 7% है। और इसका क्षेत्रफल आप देखो तो कितना आएगा? 25,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।